राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। देश में इन दिनों चुनावी शोर और चर्चा हर ओर सुनाई दे रही है। सियासी दल जमकर प्रचार प्रसार में लगे हैं। वादों और दावों के सहारे सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है। सियासी दल एक दूसरे के ऊपर खूब वार पलटवार भी कर रहे हैं। अब चुनाव में बीजेपी जहां अपने संकल्प पत्र को लेकर के चुनावी मैदान में है, तो कांग्रेस अपने न्याय पत्र के सहारे जनता को लुभाने में लगी है। दोनों तरफ से एक दूसरे के घोषणा पत्र पर भी खूब कटाक्ष हो रहा है। बीजेपी जहां कांग्रेस के घोषणा पत्र को न्याय पत्र बताने पर निशाना साध रही है, तो बीजेपी का आरोप यह है कि कांग्रेस ने देश के साथ 55 सालों तक अन्याय किया है। अब किस न्याय की बात ये कर रहे हैं? तो कांग्रेस बीजेपी के घोषणा पत्र को जुमला करार दे रही है। अब कांग्रेस के नेता बीजेपी को 2014 के उनके पुराने वादे याद दिला रहे हैं। घोषणा पत्र के साथ ही चुनाव में गारंटी को लेकर के भी जमकर के बयानबाजी है। बीजेपी जहां अपनी गारंटी को मजबूत बता रही है, तो कांग्रेस अपनी गारंटी को दमदार बताने में लगी है। अब ऐसे में 2024 के चुनाव में जनता किस दल की गारंटी पर भरोसा करेगी? घोषणा पत्र और गारंटी का सहारा ले रही दोनों पार्टियों में से कौन सी चीज भारी पड़ेगी? आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे आज की बड़ी बहस। ये घमंडिया गठबंधन के लोग भाइयों होर्डिंग लगा करके आज इस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हम गारंटी देते हैं, हम ये काम करेंगे। भाइयों, आपकी गारंटी, कांग्रेस की गारंटी इस देश ने देखी है। ये कोई छोटा कार्यकाल नहीं देखा। 55 साल 60 साल तक इस शासन को भुगता है। जब भी कांग्रेस की सरकार देश या प्रदेश के अंदर बनी है, भाइयों, भ्रष्टाचार की गारंटी वो कांग्रेस के शासन के अंदर हमें इस देश के लोगों को भाइयों देखने को मिली है। कांग्रेस की ये गारंटी है कि भाइयों अगर एक गैस का सिलेंडर भी लेना है तो भाइयों वो भी 3 दिन लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। इस बात को देश नहीं भूला है। और ये बातें तो करनी कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, परंतु 4 घंटे बिजली भी हमें भाइयों पार्ट के अंदर देने का काम ये कांग्रेस के ही लोग करते थे। ये कांग्रेस की गारंटी है, परंतु इस गारंटी के ऊपर अब देश को विश्वास नहीं रहा। भाइयों, आज ये लोग अपने मैनिफेस्टो के अंदर भाइयों इस प्रकार का एजेंडा लेकर के आए हैं कि जिस भी कोई व्यक्ति है उसकी प्रॉपर्टी को जांच करेंगे, उसके घर को बांट देंगे और बांट करके एक विशेष वर्ग के बीच में वितरित कर देंगे। जो इनकी मंशा है, जो इनके प्रधानमंत्री बोलते थे कि इस देश के संसाधनों के ऊपर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। ये इनकी सोच इस मैनिफेस्टो के अंदर ये देश के सामने आई है। कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसमें जो उनका छुपा हुआ एजेंडा है, उसको जब से देश के लोगों के सामने रखा है, कांग्रेस में बहुत छटपटाहट है, बहुत परेशानी है। क्योंकि कांग्रेस अब परिवारवादी, तुष्टीकरणवादी सोच के साथ साथ अब माओवादी सोच के लिए उस सोच को आगे बढ़ा रही है। तभी उन्होंने 60 के दशक में जो उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति चुनाव जीतने का जिसका हथियार बनाया था, लेकिन 2014 में हमारे यशस्वी दुनिया के लोकप्रिय नेता मोदी जी ने विकास को चुनावी एजेंडा बनाकर देश के सामने ले गए थे और लगातार जीत हासिल कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में न केवल लोगों को जोड़ने की, लेकिन सामाजिक न्याय की बात की है। हर तरह से हर वर्ग को न्याय देने की बात की है। तो इनकी तो खोखली बातें हैं, खोखली गारंटी है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्टो की एक गारंटी ज़रूर देश मान रहा है, और वो है कि ये एक बार फिर जुमलेबाजी की गारंटी है। कांग्रेस पार्टी ने भी एमएसपी का जिक्र नहीं किया। राहुल गांधी ने बयान तो दिया है कि हम एमएसपी का कानून बनाएंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में दोनों पार्टियां चिल्लाती हैं
ये कांग्रेस वाले बहुत चिल्लाए, लेकिन इन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में कहीं ये नहीं लिखा कि हमारी सेंटर में सरकार बनने के बाद हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर देंगे। आज भी नहीं है। ये किसान विरोधी है, ये कर्मचारी विरोधी है, ये मजदूर और गरीब के विरोधी है। ये तो सिर्फ कैसे बड़े इंडस्ट्रीज को फ़ायदा मिल सके उसके ऊपर सोचते हैं। आज की बड़ी बहस में इंडिया न्यूज हरियाणा के कुछ सवाल हैं। अब देखिए, 2024 में किसकी गारंटी पर जनता भरोसा करेगी, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द आप देख रहे हैं कि ये पूरा चुनाव है कि भाई किस पर भरोसा जनता करने वाली है। सभी अपने अपने मुद्दों के साथ हैं। अब दूसरा ये भी है कि किसका बेड़ा पार होगा या जुमलों से बनेगी सरकार, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, जुमलेबाजी हो रही है। इस तरह के आप देख रहे हैं कि खूब बयान दिए जा रहे हैं। अब घोषणा पत्र से किसको सहारा मिलेगा और किसको किनारा मिलेगा, ये भी देखना होगा। और किसके घोषणा पत्र में ज्यादा दम है, ये भी देखना उतना ही महत्वपूर्ण होगा। तो कुल मिलाकर के अपने तमाम बातों के साथ, अपने तमाम वायदों के साथ आप देख रहे हैं कि ये सभी पॉलिटिकल पार्टियां अब जनता के बीच में हैं। लेकिन अब जानते हैं, जब चुनाव का दौर होता है तो खूब वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप जम करके होते हैं, और उन सब के बीच में आप देखते हैं कि जनता एक फैसला करती है कि आखिर उनके लिए सही क्या है और किसके भरोसे पर वो ज्यादा, या किसके घोषणा पत्र पर वो ज्यादा भरोसा कर रही है, किन के मुद्दों पर वो ज्यादा भरोसा कर रही है, ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए जनता के बीच में पार्टियां अपनी अपनी बातों को रखती हैं। लेकिन हाँ, सियासी चूंकि आप देख रहे हैं इस समय शोर है काफी, और चुनावों में ये और ज्यादा होता है, तो इसलिए जम करके आप देख रहे हैं कि राजनीति हो रही है। एक दूसरे के ऊपर खूब वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो सवाल उठ रहे हैं, इन वार पलटवार के जरिए इनके मायने क्या है, आज उसको समझते हैं। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय करवाते हैं। जवाहर यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। जवाहर यादव जी, स्वागत है आपका चर्चा में। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बजरंग दास गर्ग जी, आपका भी स्वागत है। विवेक चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जननायक जनता पार्टी की तरफ से। विवेक चौधरी जी, आपका भी स्वागत। और अमनदीप केसरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से। अमनदीप केसरी जी, आपका भी स्वागत है। जवाहर जी, आपसी चर्चा की शुरुआत करेंगे। एक तो कांग्रेस के न्याय पत्र पर लगातार हम लोग देख रहे हैं कि आप लोग सवाल और प्रश्न उठा रहे थे, लेकिन इन दिनों हम लोग देख रहे हैं कि तमाम चुनावी रैलीज में भी बहुत सारी बातों का जिक्र हो रहा है। कैसे इन सारी चीजों को देखा जाए एक दूसरे के ऊपर, जो इस समय राजनीतिक बयानबाजियां हो रही हैं, और कांग्रेस के जो न्याय पत्र जिसको उन्होंने नाम दिया है, उस पर आप लोग का एतराज क्यों है? जवाहर जी। आशीष जी, अच्छा लगा क्योंकि गर्ग साहब कांग्रेस से यहाँ बैठे हैं, और गर्ग साहब ने कहा था, जब मैंने ये कहा था कि इनके दीपक बावरिया जी वो भी अभी तय नहीं कर पा रहे, और गर्ग साहब ने कहते थे नहीं, रामनवमी के दिन हर हालत में हमारे प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे। गर्ग साहब बैठे हैं, इन्होंने हमने रिक्वेस्ट भी की थी, सर ये बयान मत दो, आपके दीपक बावरिया जी ने, नहीं मेरी उनसे सीधी बात हो गई है। तो ये कांग्रेस का वो है कि इनको भी अपने नेतृत्व पर विश्वास नहीं था। जब मैं इनको बार बार रोक रहा था कि भाई आपका नेतृत्व विश्वसनीय नेतृत्व नहीं है, वो कार्यकर्ता की कभी सुनता नहीं है, इसलिए पंतु मेरे मित्र उसमें फंस गए। चलिए, अब आपने कहा कि जो बयानबाजी हो रही है, ये बयानबाजी नहीं है। कुछ विषय देश के लिए बड़े गंभीर विषय है, राष्ट्र का विषय है। हमने ये कहा कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, इसमें मुस्लिम लीग की भावना झलकती है, और उसके जो इनके सेम पितृजी हैं, जो उनके कांग्रेस के नेता है, जो राजीव गांधी के गुरुजी भी रहे, उन्होंने भी इस बात को आगे बढ़ाया। चाहे विरासत से अगर कोई, मेरे पिता अगर मुझे कोई संपत्ति देकर जाते हैं, उनके जीवन के बाद वो संपत्ति मुझे मिलती है, उस पर भी इन्होंने टैक्स लगाने की बात की। और इसके अलावा देश के पूर्व प्रधानमंत्री, जब उन्होंने कहा कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी उन्होंने मुसलमानों का कहा। और इसी तरह कर्नाटक में कांग्रेस कह रही है कि हम तो हर हालत में यहाँ संविधान, ये हमसे कहते हैं कि हम संविधान की अवहेलना करते हैं। संविधान में आरक्षण केवल उस धर्म के लोगों को मिलता है जिसमें जाति के आधार पर भेदभाव होता हो। मुस्लिम तो कहते हैं कि हम तो एक गिलास में सब लोग पानी पी लेते हैं, हमारे यहाँ तो छुआछूत और भेदभाव है ही नहीं। तो क्यों वो इस बात पर अडिग है कि हमारे संसाधनों पर पहला हक इनका होना चाहिए, और इनके रीति रिवाजों के अनुसार हम कानून बनाएंगे। संविधान भारत का नहीं कहता, तो संविधान को तोड़ने की, मोड़ने की जो हम पर आरोप लगाते हैं, वो कांग्रेस उस परिपाटी पर चल रही है। अगर दोबारा से हम ये कहेंगे कि यहाँ के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का है, 15% ये रिजर्वेशन की बात करें कि हम अल्पसंख्यकों को जाति के आधार पर रिजर्वेशन देंगे, मुस्लिम समुदाय
15% के आसपास है, वो 2% ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है। उसके लिए अलग से रिजर्वेशन की अगर बात करें तो ये वही हो गया जिस तरह से जिन्ना का द्विराष्ट्रवादी सिद्धांत था और जिसकी परिणति के रूप में पाकिस्तान बना, सेम उसी परिपाटी पर कांग्रेस दोबारा से भारत के विभाजन की भूमिका बनाना चाहती है। ये इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी सिद्ध किया है, इनके नेताओं के बयान भी है। देश के प्रधानमंत्री अगर मनमोहन जवाहर जी, सिंह जब ये बात आप कहते हैं उस तरफ से, तो उधर से जवाब ये आता है कि भाई जो 2014 में आप लोगों ने वादा किया था वो कितना पूरा कर पाए, और आप लोग जो बात कह रहे हैं उसको कहते हैं कि ये एक तरीके से जुमला है। अब इसका क्या जवाब है? वो आपको 14 की याद दिलाना शुरू करते हैं। सर 14 में क्या भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा बयान दिया जो किसी धर्म विशेष के लिए हो, या भारतीय जनता पार्टी के किसी उसमें कोई हमने ऐसे इस प्रकार के क्या कि जो परस्पर भारत के लोगों में प्रेम की जगह विभेद पैदा करता हो? क्या हमारे किसी का है? अब बात आती है 14 में हमने जो जो बातें की, चाहे युवाओं के रोजगार की, चाहे किसानों की, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की, उस पर सबने काम किया। उस समय के एम्स की संख्या देख लीजिए, आज के एम्स की संख्या देख लीजिए। उस समय जो पर किलोमीटर रोड बनते थे पर डे, जो नेशनल हाईवे बनते थे, आज अगर उससे दुगने से ज्यादा बन रहे हैं तो क्या उससे रोजगार मिला होगा या नहीं मिला होगा? अगर उस समय एम्स की संख्या आज डबल डिजिट में भी 20 से ऊपर हो गई है तो उसमें व्यक्तियों का इलाज होगा या नहीं होगा? अगर विश्वविद्यालयों की संख्या पिछले 14 के मुकाबले इस समय डबल से भी ज्यादा हो गई है तो शिक्षा का स्तर बेहतर हुआ होगा नहीं हुआ होगा? ये हमसे बात करें, चाहे व्यक्तिगत आय की बात करें, चाहे किसानों को जो डायरेक्ट बेनिफिट होता है। और सबसे बड़ा लाभ क्या है? सबसे बड़ा लाभ यह है कि किसानों की बात पर तो हमेशा से होता, आपने कहा था कि आप 22 में आय को दोगुना करेंगे, आप कर पाए उस आय को दोगुना? ये तो सवाल हमेशा पूछते हैं। बिल्कुल कि हमारी एमएसपी बढ़ी। और मैं तो हरियाणा के संदर्भ में बात करता हूं। आ रहा हूं गर्ग साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं बस। हाँ, मेरे सभी मित्र की राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं एक छोड़ दें, अगर इन्हें लोग कांग्रेस, ये दो राजनीतिक पार्टियां जो लगातार सत्ता में रही हैं, ये बताए कि इनके समय में कितनी फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती थी। अगर हम इनसे दुगने तिगने नहीं खरीद रहे हैं तो इनसे बेहतर हम हुए ना। बाजरा 900 रुपए में कांग्रेस की सरकार में धक्के खाता था, आज वो 2000 से ऊपर में अगर सरकारें ले रही हैं तो निश्चित रूप से हमने किसानों को सबल किया होगा। दूसरा, ये किसानों का बार बार शोर मचाते हैं। इनके शोर मचाने के बावजूद भी जब एक राकेश टिकैत नाम के व्यक्ति आए जिन्होंने कहा कि जिस भाई ने इस्तीफा दिया था उसकी सवा कर दो, बड़ी मुश्किल से अभय चौटाला जी जीतते हारते हारते बचे थे, तो किसान किसके साथ है? और दूसरा सबसे बड़ी बात है लोकतंत्र में मत, लास्ट लाइन बोल रहा हूं फिर मेरे साथी बोल लेंगे। लोकतंत्र में सबसे बड़ा किसी सरकार के लिए होता है कि उसको लोगों ने कितना स्वीकार किया। मैं अपनी बात पे बोल लूं, लोगों को कितना विश्वास होगा वो दर्शक तय करेंगे, मेरे मित्र बोलेंगे उन पे दर्शक तय करेंगे। 4 जून को जब परिणाम आएगा और भारतीय जनता पार्टी यहां से जीत के निकलती हरियाणा के, तो क्या लगता नहीं कि उसमें किसान वोट देंगे या नहीं देंगे? क्या उसमें युवा ने वोट दिया होगा नहीं दिया होगा? उसमें महिलाओं ने वोट, ये बात सही है जवाहर जी। तो मुझे लेकिन अब उसके लिए तो हम लोग को 4 तारीख का इंतजार करना होगा ना, वरना यहां बैठा हुआ कोई भी शख्स अभी तो नहीं कहेगा। ठीक है, हम लोग 4 का इंतजार। नहीं, एक लास्ट लाइन इसका भी मैं उदाहरण देता हूं। जब हुड्डा साहब भजनलाल जी के नाम पर सत्ता ली थी, उस समय इनको 67 सीट थी और हुड्डा साहब ने वो 40 कर दी थी। हमारे पहले 47 आई और हमारी 40 हुई, तो इसका मतलब अगर वो 67 से 40 पर आए और हम 47 से 40 पर आए, तो इसका मतलब हमें किसानों ने, युवाओं ने, महिलाओं ने, वंचितों ने, ठीक है, सबने आपको किया, लेकिन मैं वही तो कह रहा हूं ना, अभी तो 4 तारीख का इंतजार करेंगे ना, 4 से पहले कोई भरोसा नहीं करेगा। ठीक है गर्ग साहब। जी गर्ग साहब। जवाहर जी, आयुषी जवाहर जी ने कहा किसान हमें वोट देगा, मैं इसी ऊपर लेता हूं। किसान की फसल की बात करी, आज भी अनेकों मंडियों में मैं दौरे करके आया हूं, नाम दे देता हूं, कलाना जाकर आया हूं, बरवाला जाकर आया हूं, टवाना जाकर आया हूं, नरवाना जाकर आया हूं। गेहूं की ना तो परचेज है और ना जल्दी सी उठान है। 10% उठान सिर्फ नरवाना के अंदर है, टवाना उकलाने के अंदर 30% उठान है, यानी कि 60 लाख मैट्रिक टन गेहूं मंडियों में आ चुका है। उठान कितना हुआ है? लगभग 20 लाख से भी कम गेहूं का उठान हुआ। 40 लाख से ज्यादा मैट्रिक टन गेहूं मंडी के अंदर पड़ा है। लगातार कई बार बारिश आ चुकी,
गेहूं खराब हुई, सरसों खराब हुई। कल फिर इनका ही मौसम विभाग बता रहा है 26-27 को तेज बारिश आने की आशंका है। इनके काम सिस्टम क्या है? तो ठेकेदार लगा रखे, सरकारी अधिकारी लगा रखे, वो कट्टे उठान तक के आप चेक करवा लेना, कट्टे उठान के नाम के भी पैसे मांगते हैं। और एक नई बात आता हूँ आपको, चेक करवा लेना, उखलाना के अंदर कंडा चेक करवा लो, वेयर हाउस का एफड का 1 क्विंटल गेहूं के अंदर 200 ग्राम कम तोलता है, 200 ग्राम फालतू चाहिए उनको। कंडा ये हालात, कंडे ये है। जहाँ बोरी का सरकार की ये बोरियां होती ना, कट्टे जिसको बोलते हैं, कट्टे का वजन कम दिखाया जा रहा ज्यादा, वो भी चेक करवा लेना चाहिए। जैसे एफिडेविट ले लो, सरकारी कट्टा खोजी भी देख सकते हो। ये तो हालात इनका है। एक तो किसान देंगे, किस प्रकार किसान इनका स्वागत कर रहे हैं हरियाणा के अंदर। इनके प्रत्याशी खुलेआम प्रत्याशियों का हरियाणा में विरोध हो रहा है। सरसा जिले में देख लो, हिसार में देख लो, बयानी देख लो, नंदगढ़ देख लो, नारनौल देख लो, रोहतक देख लो, सोनीपत देख लो, हर जगह जोरदार काले झंडों के साथ स्वागत हो रहा है और गो बैक के नारे लग रहे हैं। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये आपके सामने ये वीडियो देख लो। और मैं मुख्यमंत्री जी की परसों की रैली दिखाऊंगा, नारनौल के अंदर जो रैली हुई, मुख्यमंत्री जी ठीक है बोल रहे हैं। गर्ग साहब, लेकिन भाई मैनिफेस्टो पर आते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें दिख रही हैं सोशल प्लेटफॉर्म पे, सारी चीजें हैं। मुझे लगता है पब्लिक डोमेन में जो चीजें हैं उसको यहाँ पर भी दिखाने का कोई फायदा नहीं है, और जनता देख रही है। ठीक है, मैं कह रहा हूं गर्ग साहब, ये मैनिफेस्टो को लेकर के जो सवाल है, आज घोषणा पत्र, ठीक है आपकी बात आ गई, मैं कह रहा हूं घोषणा पत्र पर ये कह रहे हैं कि आपने जो घोषणा पत्र बनाया है उसमें मुस्लिम लीग की बू आती है, और बहुत सारे आरोप लगाए आपके ऊपर। मैं चाह रहा हूं कि इसको थोड़ा सा स्पष्टीकरण दें। इसको बताता हूँ, इस पे आना मेरे लिए जरूरी भी था। आप जानते हो देश के अंदर भाईचारा खराब करने वाली कौन सी पार्टी है? भाई से भाई को लड़ाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। हिंदू मुसलमान कौन करता है? मंदिर मस्जिद कौन करता है? हिंदुस्तान पाकिस्तान कौन करता है? हरियाणा में जाट नॉन जाट की राजनीति कौन करता है? वो तो कह रहे हिंदू मुसलमान आप करते हैं, आपके पूर्व प्रधानमंत्री मैं यही वो ये कह रहे थे कि देश के संसाधनों पे मुसलमानों का पहला अधिकार है। या मुझे बोलने दो प्लीज, आप बीच में टोका बोकी करोगे ठीक नहीं, उसकी बात रह जाती है। मैं पूछना चाहता हूँ, आज हालात क्या है? देश के प्रधानमंत्री जी कितने बुगलाए हुए हैं। आज मंगल सूत्र की बात करने लगे, आपका मंगल सूत्र खोज लेंगे। इतनी घटिया राजनीति सोनिया गांधी के अपना मंगल सूत्र देश के लिए खोया, दुनिया जानती है। हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, सोनिया जी ने मंगलसूत्र पहना था क्या कभी? सोनिया गांधी पे कभी आपने मंगलसूत्र की कोई फोटो देंगे प्लीज मुझे? देख लो, ये देख लो। ठीक है, मुझे लगता है ठीक है गर्ग साहब, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ गर्ग साहब, ये सैम पित्रोदा के बयान को लेकर के या आपके मैनिफेस्टो में जो बातें आप लोग कह रहे हैं कि आप आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे, ये बात वहीं से तो शुरू हुई ना। राहुल गांधी के भी बयान दिखाना शुरू करते हैं, उन्होंने खुद कहा। तो ये इस तरह की बयानबाजी जब आप लोग करेंगे तो उसका क्या जवाब है? आयु जी, जब जुहाजी बोल रहे आप इसमें कोई टाकी नहीं कर रहे। जब से मैं बोल रहा हूँ नहीं गर्ग साहब, देखिए मैंने बराबर उनसे भी सवाल पूछा, ऐसा नहीं वो नहीं पूछा। आपने हर पॉइंट को पढ़ना, जो मैं पूरी बात करता नहीं उससे पहली बात आप काट देते हो। आपने किसानों की बात पूरी नहीं होने दी, इनकी भारतीय जनता पार्टी की काले झंडे की बात, स्वागत की बात पूरी होनी नहीं दी। कौन सी कोई बात तो मुझे पूरी करने दो, उसके बाद सारी बातें पूरी कर ली आपने, बता दिया, जगहों के नाम बता दिए, भिवानी और पता नहीं कितनी मंडियों के नाम आपने बता दिए, किसानों की बात आपने कर ली, विरोध की बात आपने कर ली। मैंने पूछा मैनिफेस्टो पे बताइए। बात सुन लो, आप मुद्दे पर आ जाइए। आप ये बात कहते हैं, आप बात करते हैं गरीबों की, बात करते महंगाई की बात कर लो। 2014 के अंदर रसोई गैस का सिलेंडर 400 रुपए था, आज 1000 रुपए है। ये कहते हैं मोदी गारंटी, कौन सी गारंटी? 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की गारंटी दे दी। ये कहते थे रसोई गैस सिलेंडर 400 रुपए 250 देंगे, वो दे दिया।
दिन में पेट्रोल डीजल दे दिया। आपने एक सवाल किया, किसान की आय 2 गुना करेंगे। भाई खर्चे 2 गुना कर दिए। जब किसान ने आय 2 गुना करने की बात कही, लाठी और डंडे से पीटा, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दाबे गए। डिबेट हो रही है। 750 किसान शहीद हो गए। किसकी नाम की बात क्या डिबेट हो रही है जी? 750। लेकिन गर्ग साहब एक चीज और, एक प्रश्न और, ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि कैंडिडेट को लेकर के भी बार बार सवाल है भाई। आप तो कह रहे हैं कि इनका तो विरोध हो रहा है, आप अपने कैंडिडेट भी तो नहीं उतार रहे हैं। देखिए, एक तो मैं कहता हूँ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, उधारे मांगे आते हैं। 8 घंटा पहले दबाव की राजनीति करके सारा दुनिया ने आती है, ईडी की कार्रवाई करवा कर 8 घंटा पहले पार्टी ज्वाइन कराते हैं, फिर उनको टिकट देते हो। नाम लेने की जरूरत नहीं, सारा देश जानता है, सारे प्रवक्ता पता कर लेना। मैं यही बताना चाहता हूँ, हमारे कैंडिडेट मेरे साथी ने कहा, आपने कहा था रामनवमी के दिन हमारे कैंडिडेट आ जाएंगे, आप वीडियो निकाल लो। मैंने कहा था 9 के 9 प्रत्याशी के सिंगल नाम हम तैयार किए हैं और अपने खड़गे जी के पास हमने 9 नाम देते हैं। खड़गे जी, राहुल जी भी है, जिस दिन फारिग हो जाएंगे और हमारे नाम आ जाएंगे। क्या जल रही है? मैंने कहा कौन सा? अरे उनको क्यों फारिग करने में लगे हो आप? अपने नेताओं को फारिग मत करो भाई। चलिए ठीक है, मुझे लग रहा है गर्ग साहब अब हो जाना चाहिए, अब तो हो जाना चाहिए, कल तो वोटिंग होनी है। 29 तारीख फॉर्म भरना शुरू हो रहा है। नहीं ठीक बात है, लेकिन अब हो जाना चाहिए। मुझे लगता है थोड़ा सा समय आपको भी मिल जाए। उनको ठीक है, ठीक है, आप विवेक जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक है, उनका तो विरोध हो रहा। मैं तो चाह रहा हूं कि आपके भी कैंडिडेट आ जाएं तो थोड़ा सा बराबर से पता तो चले भाई, जनता के बीच जा रहे फीडबैक क्या है। ठीक है, ठीक है, चलिए हम लोग इंतजार करते हैं विवेक जी। ठीक है, ठीक है विवेक जी, यहाँ पे घोषणा पत्र की बात हो रही भाई, कांग्रेस उनके ऊपर आरोप लगा रही, बीजेपी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है। एक तो थोड़ा घोषणा पत्र पर एक रिएक्शन, और दूसरा ये कि जननायक जनता पार्टी क्या बता रही जनता को जाके। आप भी कह रहे हैं कि आप सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जनता से क्या बता रहे हैं और क्या वादे कर रहे हैं आप? आयुष भाई, हम कह नहीं रहे कि हम सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, हम लड़ रहे हैं। हमने 5 कैंडिडेट उतार दिया और 5 बहुत जल्दी आपके बीच में। हमें तो एक चीज का पता है, दोनों ये पूछने के ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहे थे। मैं दोनों ही पार्टी के प्रवक्ता हूँ। आपके जितने भी एमपी रहे, चाहे कांग्रेस के लगा लें पिछले पिछले टर्म में या बीजेपी के एमपी, इनकी एक कोई उपलब्धि बता दें कि इन्होंने हरियाणा के हित की कहीं आवाज उठाई। हम तो जनता के बीच में जाके बताने का काम करेंगे। जिस टाइम दुष्यंत जी एमपी थे, दुष्यंत जी जब ट्रैक्टर पे टैक्स लगाया गया तो ट्रैक्टर को पार्लियामेंट में ले जाके उससे टैक्स हटवाने का काम हम लोगों को बताने का काम करेंगे। किस तरह अभी जवाहर यादव जी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे हम 14 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं। मैं जवाहर यादव जी से भी पूछना चाहूंगा, अपनी बारे में जरूर बताएं कि कितनी स्टेटों में दे रहे हैं। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर एक रीजन था दुष्यंत जी का कि हमने 14 फसलों पे एमएसपी, आप उससे पहले से खरीद रहे नो, दुष्यंत से पहले से खरीद रहे। अपनी बारी में बोलेगा, अपनी बारी जवाहर जी आपने कुछ बोला, मैं सुना ना अपनी बारी। आज डायरेक्ट पेमेंट की बात आई तो हम ये पूछते हैं कितनी स्टेट्स में आप डायरेक्ट पेमेंट दे रहे हैं। आज अगर इनसे कोई भी सवाल पूछा जाए, अगर ये कह रहे हैं कि हम उससे पहले से दे रहे थे, हम ये कर रहे थे, बहुत किसान हितैषी हैं, तो अभी तो जुम्मा 1 महीना हुआ है हमें सरकार से। क्यों मंडियों के बुरे हाल हैं, क्यों लिफ्टिंग नहीं हो रही? अभी जी ने बताने का काम किया कि किस तरह रियलिटी ये है। मैं इस टाइम भी आयुषी मंडी में ही हूँ और रियलिटी ये है कि मंडियों के अंदर गेहूं की बेकदरी होने का काम हो रहा है, जिसको किसान का सोना कहते हैं, उसकी बेकदरी होने का काम हो रहा है। 3 रुपए 6 रुपए कट्टा, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, 3 रुपए 6 रुपए कट्टा लिफ्टिंग के नाम पे लिया जा रहा है। उन लोगों को टेंडर दे दिए गए जिनके पास प्रॉपर संसाधन ही नहीं है, जिनके पास ट्रक ही नहीं है पूरे, उन लोगों को टेंडर दे दिए गए। अगर आज फसल लेके कोई आता है तो उसको ये कहा जाता है कि 12 ठीक है, लेकिन विवेक जी भाई देखिए, किसान की बात तो यहाँ सभी कर रहे हैं ना। बीजेपी सत्ता में है, वो ये कह रही है हम किसान को ये फायदा दे रहे हैं। गर्ग साहब ने इतनी सारी खामियां बताई, आप भी बता रहे हैं, और यही बात अमनदीप जी भी बताएंगे। भाई किसान आपके साथ क्यों खड़ा होगा? आयुष भाई, मैंने इनसे दोनों पार्टियों से पूछा कि एक कोई उपलब्धि बता दें कि 10 साल
जो बीजेपी की और कांग्रेस की या उससे पिछले 10 साल उठा ली। हम तो एक चीज जानते हैं, क्षेत्रीय दल ही आवाज उठाएगा क्षेत्र की। तो देवीलाल जी कहा करते थे रीजनल पार्टी और रीजनल पार्टी, और आज लोग जान भी चुके, लोग समझ भी चुके हैं कि ये जो राष्ट्रीय दल है ये सिर्फ और सिर्फ सुख सुविधाएं लेने के लिए एमपी बढ़ते हैं। आज के दिन जो लोग पन्ना प्रमुख की बात करते थे, आज उनके पन्ने फटते हुए दिखे। आज बाहर से कैंडिडेट उन्हें लाने पड़े, किस तरह जिनको वोट चोर बताने का काम करते थे, आज उन्हीं कैंडिडेट बिठा के बताने का काम किया। कहाँ गए पन्ना प्रमुख, कहाँ गए और इनके दावेदार, कहाँ गए संगठन के लोग? ठीक है, लेकिन विवेक जी, फिर विरोध आप लोगों का भी क्यों हो रहा है गांव में? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जब तक सत्ता में आप रहे, आपने बेहतरी के लिए प्रयास किया, तो आपका विरोध क्यों? हमने पहले दिन क्लियर करने का काम किया, 3 लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा था, हमने बकायदा फोटो भी जारी करने का काम किया, बकायदा उनकी वीडियो भी दिखाने का काम किया। कौन लोग थे, किस किस पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, वो सबके सामने आ गया। उसके बाद बताइए ना कहाँ विरोध। जब लोगों को पता लग गया कि ये सिर्फ और सिर्फ कोरी राजनीति की जा रही, हम तो एक चीज कह रहे, हमने किसानों के हक में काम किया, हमने किसानों के मुद्दे उठाने का काम किया, हमने किसानों को उनकी फसलों का मुआवजा दिलवाने का काम किया, उनकी अगर फसल खराब होती है तो उनको मुआवजा दिलाने का काम किया, डायरेक्ट पेमेंट हमने देने का काम किया। हम तो लोगों को बता रहे हैं, ओहो करने से कुछ नहीं होगा। कितने स्टेट्स में आप खरीद रहे हैं। ठीक है विवेक जी, आपका प्रश्न आ गया। ठीक है, मैं जवाहर जी इसका जवाब देंगे, लेकिन मैं अमनदीप जी का भी रुख कर लेता हूं। अमनदीप जी, अभी अभय चौटाला जी को हम लोग सुन रहे थे, कांग्रेस बीजेपी दोनों पर उन्होंने हमला बोला, और ये सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि भाई मैनिफेस्टो में इन लोगों के कहीं किसान को एमएसपी की बात कांग्रेस कर रही है, कहीं वहां पर नजर नहीं आता। ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो रही है, वो मैनिफेस्टो के अंदर नहीं है। ये मैनिफेस्टो को लेकर के इस तरह के सवाल क्यों हैं? और दूसरा ये है कि आप क्या वादा करके जा रहे हो, जनता को क्या बता रहे हैं कि भाई अगर आप आते, आपको चुनती, तो आप क्या बेहतरी के लिए करेंगे? अमनदीप जी। जी आयुष जी, सबसे पहले तो मैं यही आपको बताना चाहूंगा, मेरे साथी प्रवक्ता इंडियन नेशनल लोकदल की बात अगर है कि वो क्या वायदा करके रहेगा, इंडियन नेशनल लोकदल तो वो नाम है जिसके ऊपर प्रदेश की जनता को, किसान को, कमेरे वर्ग को और मजदूरों को भरोसा है। आज अगर आप किसान की बात पूरे देश में करते हैं तो ये हरियाणा का किसान की खुशहाली की बात जब हम कंपेयर करते हैं कि हरियाणा का किसान तो उत्तर प्रदेश या बिहार से फिर भी ठीक हालत में है, तो उसके क्या कारण है? उसके कारण यही है कि चौधरी देवीलाल की वो नीतियां थी, इंडियन नेशनल लोकदल की वो नीतियां थी जो किसान के हक में हमेशा से रही है। और जो भी निर्दयी टैक्स किसान के ऊपर रहे हैं, जो बिल्कुल नाजायज टैक्स कांग्रेस की सरकार थोपती थी किसानों पर, चौधरी देवीलाल जब भी सत्ता में आए उन्होंने उन सभी टैक्सों को खत्म करने का काम किया। और आज ये हालात है कि कम से कम हम किसान को वहां तो नहीं पहुंचाए जहां पर उसका हक होना चाहिए था, लेकिन आज इतना जरूर है कि किसान अपनी लड़ाई लड़ सकता है। किसान आज सड़कों पर आ सकता है, हरियाणा पंजाब का किसान, और किसी प्रदेश का नहीं आ सकता है। वो कम से कम इतना तो मजबूत हुआ कि वो आकर के अपनी बात रख सकता है। और मैं भी आपके सामने टीवी डिबेट्स पर हम बैठे हैं, तो इंडियन नेशनल लोकदल की तो यही गारंटी रहती है कि हम पूंजीपतियों को नहीं पहुंचाएंगे सत्ता के दरवाजे पर, हम तो गरीब कमेर किसान वर्ग को पहले भी वहां से उठा करके इन सत्ता के गलियारों में वही राज करेगा। मैं बात कर देता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की। देखिए, दावे भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े बड़े हैं, 400 पार, छोटा सा मैं उसको उदाहरण दे देता हूं, 400 पार की तो जो बात कर रहे हैं ना, 30% कैंडिडेट, 116 कैंडिडेट तो उधार के मांग कर लाए हैं, और स्थावन तो उनसे है जो गर्ग साहब को ये पानी पी कोसते हैं। स्थावन तो उनके थागे लाए पूरे देश में। प्रधानमंत्री की अपनी सीट है वडोदरा, वहां से मौजूदा जो इन्होंने डिक्लेयर किया था वो भाग गया छोड़ करके, और सूरत में जो लोकतंत्र का कत्ल किया है वो आपके सामने है। और एक और फैक्ट मैं आपको बताता हूं जनाब, मणिपुर में भाजपा की सरकार है लेकिन वहां से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ते। लद्दाख में भाजपा का सिटिंग एमएलए है जिसकी बार बार आप इन्होंने बहुत वाहवाही लूटी, वहां से भी लोकसभा का चुनाव जो 400 पार का नारा दे रही है वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी नहीं लड़ रही। नागालैंड में भाजपा सरकार है समर्थन में, वहां से भी लोकसभा चुनाव ये नहीं लड़ रहे हैं, बहुत बड़े शेर खान है। मेघालय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां से भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अरे कश्मीर घाटी में इन्होंने गवर्नर रूल लगाया हुआ है, केंद्रीय शासित रूल है, वहां से भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। मणिपुर में क्या हालत की है, वहां पर क्या जनता को मुंह दिखाएंगे? जो बात लोगों के सामने, देखिए 10 साल राज करने के बाद पहले हमें सपना दिखाया कि अच्छे दिन आएंगे, किसान के अच्छे दिन आएंगे, युवा के अच्छे दिन आएंगे, देश विश्व गुरु हो जाएगा। अब चुनाव की बारी में क्या फिर वापस पाकिस्तान पर आ गए हैं।
अपने को कंपेयर पाकिस्तान के साथ करने लग गए हैं। ये दिखाने लग गए हैं कि दोबारा किसी और को ना चुन दे, यहाँ तो दोबारा बंटवारा हो जाएगा। तो इनकी ये हालत क्यों हुई है? अगर आपने काम किया होता तो आप छाती पीट करके काम के गिनवाते। आज इनकी एड से किसान कहाँ गायब हो गया, कहाँ चला गया? अच्छे दिन बार बार एक ही एड चलती थी, अब वो क्यों गायब कर दी वो एड? अभी तो रिकॉर्डिंग भी आपके पास पड़ी होगी। और अब आ जाती है जवाहर यादव जी की बात। ये कह रहे हैं कि 14 फसलों पर हमने एमएसपी दी। देखिए, गणित आधा बोलेंगे ना जवाहर यादव जी तो लोगों को भी समझ में आता था। आज महंगाई तो हो गई है 100 गुना पार, और ये बात कर रहे हैं कि हम दाम दे रहे हैं। क्या महंगाई के अनुपात में आज आप किसान को आय दे रहे हैं? और अगर किसानी में इतना आमदन होता ना तो पूरी भारतीय जनता पार्टी और आपके समेत तो खेती कर लो भाई। क्यों ये इनको मार रहे हो? क्यों गरीब किसान अपने हक के लिए रो रहा है? अगर इतनी ज्यादा आमदन आप लोग दे रहे हो तो भैया ये बात तो वो करने की होती है कि आप महंगाई से कंपेयर ना करो और बातें कर रहे हो। और ये जवाहर यादव जी को मैं एक और चैलेंज देता हूं। देखिए, ये स्कीम निकालते हैं किसान के लिए। ये कह रहे हैं अब फिर आएगा धान का सीजन आ जाएगा। ये कहते हैं कि हम धान का किसान अगर धान नहीं उगाएगा हम उसको प्रोत्साहन देंगे। खेत खाली छोड़ता है या दूसरी फसल उगाता है जिसमें पानी की कम लागत होती है तो 7,000 रुपए प्रति एकड़ देंगे। तो किसानों ने शुरू किया, सरकार की अच्छी नीतियों को अपनाना शुरू किया किसानों ने। और इन्होंने क्या किया कि धान के किसान ने अगर मक्का बोया तो इन्होंने मक्का नहीं खरीदा उसका, और तो वो बिल्कुल पिट गया। तो किसान तो मरने की हालत पर छोड़ दिया। और अपनी ये नीतियों का बखान बड़ी बड़ी एडों में जरूर करते हैं, टीवी डिबेट्स में आकर जरूर बोलते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो ग्राउंड पर नहीं है, वो धरातल पर नहीं। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं, जवाहर जी जवाब देंगे। और मैं एक और अब आखिरी चीज, इन्होंने इलाहाबाद का चुनाव लिया, उसका सुन ले। इलाहाबाद पे मैं आप रुक लीजिए। चलिए एक इलाहाबाद पे ले लेते हैं। ठीक है, मार्जिन कम हो गया। मैं आ रहा हूं जवाहर जी, हाँ जल्दी से जवाब। मैं आपको बता रहा हूं आयुष जी कि ये बार बार अपनी छाती पीटते थे कि 3 काले कानून जो हैं वो किसानों को पसंद है, और एक ही नेता पूरे देश में चुना हुआ जो सांसद, प्रतिनिधि या विधायक, किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। एक नेता ने, चुने हुए नेता ने इस्तीफा दिया। उन 3 काले कानूनों को लेकर के वो इलाहाबाद के अंदर चुनाव था, और जो भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती थी कि किसान हमारे साथ है, और तो फिर वो चुनाव जीत जाते। वो उसका रेफरेंडम था, वो किसानों का रेफरेंडम था। और लेकिन आपका मार्जिन कम हो गया ना, उनका किसानों ने नहीं मार्जिन कम हुआ लेकिन वोट बढ़े। आप एक पक्ष ना दिखाइए, वोट 10,000 बढ़े और ये हारे जो ये लोग 3 किसान। अभी मैं जवाब दूंगा, अब जवाब जी, हाँ ठीक है, और ये मजबूर हुए। ठीक है, नहीं जीत गए आप, ठीक है। अरे नहीं जीत गए। आपकी बात को मैं सुन लो भैया, 5 सेकंड लास्ट साल मैं ये कह रहा हूँ कि 2 नवंबर 2021 को अगर आपके वोट बढ़े, मैं अरे सुनो एक मिनट, आपके ये कहते जी हमारे वोट बढ़े और मार्जिन कम हो गया। अरे भैया, आपके वोट बढ़े होंगे, हमारे वोट बढ़े होंगे तभी तो मार्जिन कम हुआ। अगर आपके वोट बढ़े हैं तो हमारे भी वोट बढ़े, तभी तो मार्जिन कम हुआ। और दूसरा, ये मैं अब इसका काउंटर कर देता हूं। अब अपनी बात नहीं, काउंटर मत करो, मेरी बात बोलना। जो अपने आप को कहते हैं कि पूरे देश में एक चमत्कार किसी ने किया, वो अगर ये कहते हैं अबे चौटाला पे, तो भाई साहब उनको ही किसानों ने नकारा, उनके ही मार्जिन को कम किया। इसलिए यहाँ अबे चौटाला मेरी विषय नहीं है। मैं काउंटर कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ, उसको बताता हूँ। मेरे बात करना, मैं आप पे टिप्पणी भी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं अभी इसको इस स्थिति में, आपको लगता नहीं, आप बोलते हो, मुझे अच्छा लगता है, बोलते रहिए। मैं आता हूं मुख्यतः कांग्रेस पर, क्योंकि हमारी फाइट तो कांग्रेस से है, मुझे जवाब कांग्रेस के लोगों का ज्यादा देना है। इससे पहले एक बार मैं अपने जेजेपी के मित्र के पास आया था। अभी जो लड़ी नहीं उनसे फाइट है आपकी। अरे नहीं, फाइट नहीं है, उनको चेहरा दिखाए तो एक बार। वो ये कह रहे हैं इनके दुष्यंत चौटाला जो ये कहते हैं कि जो ये वो लोग हैं जो कहते थे जहां दुष्यंत वहां हम। इनमें से किसी ने नहीं कहा जहां देवीलाल की विचारधारा वहां हम। ये कहते थे जहां दुष्यंत वहां हम। दुष्यंत अगर कहीं भी है तो ये उसके साथ है, इनका विचारधारा से कोई लेना देना नहीं। नागरिक आपूर्ति विभाग दुष्यंत चौटाला के पास था। मेरे मित्र ने, जेजेपी के मित्र ने कहा कि ये उसमें नमी के पैसे काटते हैं। ऑन रिकॉर्ड बताएं, इनके मंत्री होते हुए अगर नमी का कानून लागू था या नहीं था दुष्यंत चौटाला का? अगर आपने जो सवाल पूछा, नहीं जवाब लीजिए ना, आप जवाब लीजिए। मेरी बात बोलना, अब मेरी बात बोलना। मैं आऊंगा एक सेकंड। आपसे मैंने सवाल पूछा कि अरे मैं उसको उत्तर दे रहा हूँ, मैं उसको ठीक है विवेक जी, हाँ एक अरे मैं उसको उत्तर दे रहा हूँ। कितना चमत्कार है ये व्यक्ति, ये कहते हैं बैठकर टीवी डिबेट पर कि देखिए जी नमी के पैसे कटते हैं, जैसे हमें 1 महीने से बाहर निकले। मैं ये कहता हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ,
दुष्यंत चौटाला के प्रवक्ता होने के नाते ये कह दे, दुष्यंत चौटाला जब तक नागरिक आपूर्ति मंत्री थे कभी भी नमी के आधार पर कोई पैसा नहीं कटा। इसमें मैं इनसे उत्तर भी नहीं चाहता, किसान तय कर ले, किसान खुद सोचे कि पहले भी नमी का पैसा कटता था नहीं कटता था, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो इनेले की सरकार हो, चाहे दुष्यंत चौटाला जिस विभाग के मंत्री थे उसके अंदर आने वाला विषय हो। ये दूसरा, अरे हाँ उसके बाद बिल्कुल दे दीजिएगा। दूसरा ये कहते हैं कि जी इनका विरोध जो है वो कुछ लोग करते हैं तो विरोध है। सर हमारा विरोध भी तो कुछ लोग कर रहे हैं। हमारा विरोध तो मैं उदाहरण के साथ कहता हूं, मैंने आयुष जी आपको भी कहा था, चौधरी धर्मवीर जी का पिछले लोकसभाओं में एक गांव में घुसने नहीं दिया गया था और सबसे अधिक मार्जिन से वो उस गांव से जीते थे। तो जो ये लोग हैं, कुछ लोग हैं, मैं इससे सहमत होता हूं, कुछ लोग पूरे हरियाणा का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर ये नियम जेजेपी पे लागू होता है तो ये नियम सब पे लागू होता है। लोकतंत्र में मत किसको मिलते हैं उसके आधार पर सरकार की नीति आती है। फिर मेरे मित्र ने कहा कि दुष्यंत चौटाला चले थे ट्रैक्टर को लेकर, फिर मैं कह रहा हूं और रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, मुझे डेट याद नहीं उसकी कब की क्या है, जीएसटी जब लगी ट्रैक्टर पे, आज भी नेट पर है, जीएसटी लगने से पहले के ट्रैक्टर के रेट देख लेना और जीएसटी के बाद देख लेना। उसका कारण बताता हूं, पहले ट्रैक्टर के हर पार्ट पे एक मिनट, अरे फिर रुको ना, अरे मैं तुम्हें नहीं बता रहा, मैं तुम्हें बता भी नहीं रहा, अरे मैं तुम्हें बता भी नहीं रहा, सुन लो, अब ये एक्सपोज हो रहे ना, ये एक्सपोज होने लगे हैं, ये एक्सपोज होने लगे, इसलिए बोलने नहीं देंगे। अरे चुपचाप सुनिए मेरे बात, चुपचाप सुन लीजिए ना, चुपचाप सुन लीजिए, एक सेकंड चुपचाप सुन लीजिए, आराम से सुनना सीखिए। अरे भाई सुनिए, सीखिए, सुनना सीख लीजिए। जब मैंने एक लाइन बोली थी आपने मुझे कहा, मैं रुक गया था ना, इसलिए आप भी सुनना। अरे सुनना सीख लीजिए, सुनना सीख लीजिए। मैं हरियाणा की जनता को बताता हूं कि फ्रॉडवाद क्या होता है। आपको कहा जाएगा जीएसटी, मैं हरियाणा के किसानों से निवेदन कर रहा हूं कि जब जीएसटी लागू हुआ ट्रैक्टर पे, उससे पहले ट्रैक्टर के रेट देख लेना, उसके बाद देख लेना, जब जीएसटी ट्रैक्टर पे लागू नहीं था उसके हर पार्ट पे टैक्स लगता था और जब ट्रैक्टर पे लगाया तो वो कम कर दिया, जिसके कारण पहले उन आइटम पे 28% टैक्स लगता था, ट्रैक्टर पे वो 5% हुआ, जिसके कारण वो रेट कम हो गया, पार्ट पे लगना बंद हो गया, केवल ट्रैक्टर पे लगा, जिसके कारण ट्रैक्टर और कृषि के यंत्रों का दाम नीचे आ गया। और मेरे मित्र कहते हैं, मुझे याद नहीं है वो मैंने निकाल के रिकॉर्ड पे बताया था, वो शायद देवीलाल जी की सरकार थी या चौटाला साहब की सरकार थी, जो ट्रैक्टर पे चलान होने का शुरू हुआ था कि एक हाइट से ऊपर आप लेके जाएंगे। मैंने अपनी डिबेट में उस समय फैक्ट दिए थे, जब दुष्यंत चौटाला ट्रैक्टर लेके चले थे, उस समय बताया था अगर एक समान से ज्यादा अगर उसकी हाइट होगी ट्रैक्टर का चालान कटेगा। वो इनकी सरकार की देन थी। उसमें जितने फाइन होंगे ट्रैक्टर पे वो सारे के सारे, मैं फिर कह रहा हूं, मैं माफी के साथ कह रहा हूं, मुझे याद नहीं कि वो देवीलाल जी के सरकार का निर्णय था या चौटाला साहब की सरकार का निर्णय था, मैंने वो डॉक्यूमेंट्स के साथ बताया था। तो ये वो लोग हैं जो केवल किसानों के नाम पर, मेरा तो एक और कहना हरियाणा की जनता से, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे इनेलो की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, लोग तय कर ले कि किस सरकार में मुआवजा कितनी आसानी से मिल जाता था, किस सरकार में खरीद बेहतर हो रही है। दूसरा, मेरे मित्र ने कहा कि इन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट का लाभ देना शुरू किया, ये सीधी सीधी मोदी सरकार की देन थी, ये खट्टर सरकार की देन थी। इनके एक मिनट रुकिए तो सही भाई, एक मिनट रुकिए ना, अरे मेरे बात बोले ना, मेरे बात बोले ना, मेरे बात नहीं, वो ये कह रहे हैं कि वो 2014 से दे रहे थे विवेक जी। डायरेक्ट तो खाते में डालने की बात उन्होंने कही ना, 14 फसलों के एमएसपी की बात तो कह रहे हैं 14 से दे रहे हैं। मेरे बात आप 19 में आए, ठीक है, मेरे बात बोलना, जो 6,000 रुपए मिलते थे वो किसानों के खाते में केंद्र भेजता था, खातों में जाते थे। एक मिनट सुनिए, अरे एक मिनट देखिए, सुनिए इनको सुनिए। ठीक है जवाहर जी, मुझे लग रहा है बीजेपी पर ज्यादा हो गया, ठीक है, मैं चाह रहा हूं कांग्रेस पर भी थोड़ा सा आए और ये बताएं, कह रहे हैं कि आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, पहले फेज की वोटिंग के बाद अब आप ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, पाकिस्तान पे जा रहे हैं, ठीक है, मैं आ गया, बहुत सारे सवाल हो जाएंगे फिर उसका जवाब नहीं आ पाएगा। मैं आ रहा हूँ विवेक जी, एक सेकंड, मैं हिंदू मुसलमान पे आता हूँ, ठीक है विवेक जी आ रहा हूँ, बस मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड जवाब। अरे ये ऐसे बोलेंगे, मैं नहीं बीच में बोलने दूंगा, बताइए। मैं आ जाता हूँ, हमने किसानों की बात की और आपने कहा जी आप जेजेपी पे ध्यान ज्यादा आ गए, तो इसका मतलब किसानों को भी पता चल गया होगा गड़बड़ का है। अब आप कहते हैं कि आप हिंदू मुसलमान करते हैं। सर, ये भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में लिखा है क्या कि पहला जो इस पे होगा कि रिजर्वेशन देंगे अल्पसंख्यकों को 15% देंगे? ये क्या हमने किया क्या? यहाँ अल्पसंख्यक लेके कौन आया? ये किसने कहा कि देश पर पहले संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का होगा? ये हमने कहा क्या?
अगर ये इस तरह की बात करेंगे, ये तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे, हम तो कहते हैं पूरा के पूरे देश के प्रत्येक नागरिक, चाहे उनकी जाति धर्म कुछ भी हो, सबको समान अधिकार है, सबको अवसर मिलना चाहिए। ये कांग्रेस चाहती है कि 15% आरक्षण देकर, क्योंकि 50% से ऊपर हो नहीं सकता, तो दलितों के और पिछड़ों के आरक्षण पे अगर कोई अल्पसंख्यकों के नाम पर डाका डालना चाहती है तो वो कांग्रेस चाहती है, और कांग्रेस वो डाका डाल रही है। ठीक है आयुष जी, गर्ग साहब। हाँ देखिए आयुष भाई, मेरा जवाब ले लीजिए। आ रहा हूं जय विवेक जी, एक एक करके इनका क्या क्वेश्चन है? मैं आ रहा हूं विवेक जी, मैं आऊंगा अभी गर्ग साहब का बारी। हाँ कितने स्टेट में दे रहे हैं आप एमएसपी? नहीं ठीक है, आप 2 सेकंड में दीजिएगा, लेकिन मैं आऊंगा 1 सेकंड। कितने स्टेट में दे रहे हैं आप बजरंग दास जी, बजरंग दास अरे हर स्टेट, अरे सुनिए मैं इसको उत्तर दे रहा हूं। नहीं ठीक है, ऐसे नहीं, अभी गर्ग साहब का समय है, मैं आ रहा हूं। ठीक है, आपका प्रश्न आ गया ना भाई, कितने स्टेट में दे रहे हैं? ठीक है, अभी 1 सेकंड गर्ग साहब। आयुष जी, बिना बुलाए पाकिस्तान में बिरयानी खाने कौन गया था? नरेंद्र मोदी। बात करते कांग्रेस पार्टी की, 1971 के अंदर इंदिरा गांधी जी पूर्व प्रधानमंत्री जी, उस समय प्रधानमंत्री थी, आपको ध्यान होगा। 1971 के अंदर पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमारी देश की सेनाओं ने पाकिस्तान के घुटने टिकाने काम किया था। 2 टुकड़े पाकिस्तान के किए थे। 1962 की आपको ध्यान होगी लड़ाई के अंदर इंदिरा गांधी जी ने अपना सारा सोना देश के खजाने के अंदर। 1962 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री भी नहीं थी, कुछ भी बोलते हो टीवी डिबेट में बैठ के। 1962 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री कहां से? 1962 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री कहां से? कुछ भी बोलते हो टीवी डिबेट में बैठ के। बोलने जाऊंगा अपने में, कुछ भी बोलेंगे टीवी डिबेट में। 1962 में पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। 62 नहीं बोला, 62 चाइना से। करेक्ट करें गर्ग साहब। बोलने जाते 1971 के बाद उन्होंने 62 बोला है। चुप रहो, सुनो, जो आदमी बोलने देते एक सेकंड नहीं ठीक है गर्ग साहब। मैंने ये कहा इंदिरा गांधी जी ने अपना सोना सरकारी खजाने में जमा करवाया। 1971 के अंदर देश की प्रधानमंत्री अपनी इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने देश पर पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। मैं पूछना चाहता हूँ, बार बार पाकिस्तान हिंदुस्तान करके देश को डराना चाहते हो, और आप बात करते हो हमने किसान की वो कर दिया। 22 रुपए 75 पैसे में आप गेहूं लेते हो, आटा कितने में बिकता है? 55 रुपए किलो। किसान की आय तो 2 गुना होती है। मैं ये पूछ रहा हूँ, कौन सी आय 2 गुना कर दिया आपने? खर्चे 2 गुना कर दिया। खाद महंगा, बीज महंगी, दवाई महंगी, डीजल महंगा, यहाँ तक हर सामान महंगा। साथी कहते हैं हमने डीजल उसके ऊपर ट्रैक्टर के ऊपर टैक्स कम कर दिया। कौन सा टैक्स कम कर दिया आपने? हरियाणा से नहीं, लेकिन गर्ग साहब यहाँ पर तो 2 पार्टियों के और प्रवक्ता, उन्होंने भी आपसे भी ये सवाल पूछा, बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस से भी, कि आपने किसानों की बेहतरी के लिए क्या किया? आप तो कहते हैं एमएसपी की बात भी आपने की, लेकिन आपने अपने मैनिफेस्टो में नहीं डाला कि आप एमएसपी का कानून बनाएंगे। आपने अपने मैनिफेस्टो में डाला क्या ये गर्ग साहब? सुन लो 1600 करोड़ रुपए के पहली कलम से 2005 के अंदर हमने बिजली के बिल पेंडिंग थे, वो नहीं, इस मैनिफेस्टो की बात हो रही है गर्ग साहब। अभी आप किसान की बात कर रहे हो ना, आपने ये कहा अपने मैनिफेस्टो के अंदर कि हम एमएसपी का कानून बनाएंगे। आयु जी, आपने पहला पूछा भी आपने क्या किया, जब मैं क्या करूंगी बात करूं तो आप काट देते हो। मुझे आधा मिनट बोलने तो दो, हमने क्या किया वो तो बता दे, आगे की फिर पूछ लो हम क्या करने जाएंगे। एमएसपी का गारंटी कानून बनाएंगे, जो किसानों के जो कर्जे पेंडिंग है सारे माफ करेंगे। मैनिफेस्टो में क्यों नहीं है? आगे मैनिफेस्टो में ही है, और किसमें है आप देख लो। मैनिफेस्टो में क्या एमएसपी निकाल लेता हूँ, काट लो। एमएसपी गारंटी कानून नहीं है, किसानों के पेज नंबर बताओ प्लीज। 500 रुपए रसोई के सिलेंडर नहीं निकालूं, मैंने आपका मैनिफेस्टो खोल लिया, प्लीज बताओ ना कहां पर ढूंढूं? आप चेक कर लो, खुले आम से नहीं है। आपके इस मैनिफेस्टो में आपने उसको कहीं डाला नहीं ना, इसलिए सवाल उठाया। सुनो, रोज राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, खड़गे जी बोल रहे हैं, मैं मेरा इस पे एतराज नहीं, इसीलिए तो मैंने सवाल पूछा। राहुल गांधी भी कह रहे हैं, आपके खड़गे जी भी कह रहे हैं, लेकिन मैनिफेस्टो में नहीं डाला आपने। उदय भान जी भी बोल रहे हैं, महंगाई कम के लिए बोल रहे हैं। आप उनकी बात नहीं सुनोगे, जहां महंगाई उन्होंने पहले 2-3 गुना बढ़ा दी, उसकी बात नहीं करेंगे। जो 5.09 है महंगाई की दर, 5.09।
हाँ, ये 5.09। अरे मैं पूछ 0.9% आप कहते हो, जो 400 रुपए सिलेंडर 1000 रुपए में 9% होता है क्या? जो दाल 60 रुपए की 160 रुपए किलो हो रही है, वो 9% में आती है क्या? जो ठीक है, अब उस पर तो कहेंगे भाई आय भी तो बढ़ी ना लोगों की। 55 रुपए लीटर था 2014 में जितनी सैलरी थी उससे ज्यादा हो गई ना लोगों की 24 में। ठीक है विवेक जी, विवेक जी अभी ठीक है, उस प्रमोशन में नहीं बढ़ी लेकिन बढ़ा तो है ना लोगों की आमदनी ऐसा नहीं। ठीक है विवेक जी, अभी विवेक जी ठीक है, ठीक है, ठीक है विवेक जी। जो सवाल पूछे गए बीजेपी प्रवक्ता से, उसका जवाब तो इनके पास नहीं था, पर ये अपने आप ही जीएसटी, इनको पता नहीं कहां से सपने में आ गया। जीएसटी का मैंने कहीं नाम भी नहीं लिया। मैंने कहा ट्रैक्टर पे जब टैक्स लगाया गया, ट्रैक्टर को जब कमर्शियल कैटेगरी में किया गया, तब दुष्यंत जी ट्रैक्टर लेके गए। इन्हें इतना नहीं पता। और आज के दिन हम तो एक बात जानते हैं, मैंने इनसे सवाल पूछा कितने प्रदेशों में आप एमएसपी देने का काम कर रहे हैं 14 फसलों पे, इनके पास जवाब नहीं था। मैंने इनसे सवाल पूछा कि आप कहते हैं कि हमने डायरेक्ट पेमेंट 2014 से शुरू कर दी थी, आप ये बता दीजिए कितने प्रदेशों में शुरू कर दी। मैं आपको बताना चाहूंगा 2019 के बाद दुष्यंत चौटाला जी का विजन था, दुष्यंत जी ने लागू करने का काम किया। अगर ये कहते हैं आज के दिन यहाँ बैठ के बातें तो बड़ी बड़ी की जा रही है, मैंने जब इनसे पूछा कि 3 रुपए 6 रुपए के नाम पे क्यों लिए जा रहे हैं, ऐसे लोगों को टेंडर क्यों दिए गए जिनके पास गाड़ियां नहीं है? अगर टेंडर ये दुष्यंत चौटाला ने दिए, हमने दिए। टेंडर दुष्यंत चौटाला ने दिए, हमने दिए। टेंडर दुष्यंत चौटाला ने दिए, हमने दिए। टेंडर किसने दिए? नहीं ठीक है, एक सेकंड विवेक जी कह रहे हैं टेंडर दिए किसने? ठीक है, किसने दिया टेंडर? चौटाला के समय प्रक्रिया हमारे समय में हुई। जवाहर जी एक सेकंड, ठीक है जवाहर जी चुप कराने का काम करो। नहीं ठीक है, हाँ जवाहर जी एक सेकंड। हम एक चीज पूछते हैं इनसे, जो भी सवाल पूछा गया, आज कांग्रेस को ये अपने बराबरी में बताते हैं कि कांग्रेस और कमर्शियल टैक्स देवीलाल जी ने लगाया, चौटाला जी ने लगाया, इसका भी उत्तर दे दीजिए। ट्रैक्टर पे कमर्शियल टैक्स जिसके खिलाफ दुष्यंत चौटाला निकला, उस पर किसने लगाया? देवीलाल जी ने लगाया या चौटाला जी ने लगाया? बताओ जरा। अपने राजनीतिक हित के लिए दुष्यंत चौटाला, ठीक है अपने जवाहर जी, ठीक है वो प्रश्न आ गया। एक सेकंड अभी विवेक जी आज के दिन के पास जवाब किसी बात का नहीं। मैंने पूछा 10 साल, अरे एक जवाब दे रहा हूँ। ट्रैक्टर पे कमर्शियल दुष्यंत चौटाला के दादाजी। चलिए बहुत सारे प्रश्न आ गए। एक सेकंड अमनदीप जी, अभी अमनदीप जी इनसे ठीक है नहीं ठीक है अभी अमनदीप जी। आयुष जी देखिए, इनकी बहस से ये साफ होगा कि गठबंधन की सरकार में जम करके घोटाला हुआ है। और जो लोग ये कहते हैं मोदी के खट्टर के आदमी कि भाई हम तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते भ्रष्टाचार को, उन्होंने भी कबूतर की तरह आंखें मीच ली है। इन दोनों प्रवक्ताओं, साथी प्रवक्ताओं की बातों से साफ हो चुका है। आपने देख लिया, जनता भी देख रही है। अब दूसरी बड़ी बात, मेरे साथी प्रवक्ता जवाहर यादव जी ने कहा कि ऐलनाबाद में हमारा मार्जिन किसान हमारे साथ थे। मैं आपको फैक्ट्स की बात करता हूं, बड़े फैक्ट याद कराते हैं। 1.5 साल तक किसान बैठा रहा, 750 किसान शहीद हुआ। इन्होंने कानून वापस नहीं लिए। 2 नवंबर 2021 को पूरा देश की निगाहें ऐलनाबाद उपचुनाव थी, जो रिफरेंडम 3 काले कानून को आ रहा था, उसका रिजल्ट आता है तो भैया 19 नवंबर 2021 को। तो 1.5 साल क्यों नहीं याद आया आपको? किसने डराया आपको? 17 दिन के बाद ही एकदम कानून वापस लिए। क्या डर खा गया था आपको? वो चुनाव का नतीजा था जो लोगों ने इनके मुंह पे तमाचा मारा। और भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि पूरा जोर लगा करके केंद्र की सरकार का, राज्य की सरकार का हमने देख लिया, किसान फिर भी हमारे साथ नहीं है। वो अब किसान नौजवान कौन किसके साथ है ये जनता में मैं छोड़ूंगा। बहुत शुक्रिया आप लोग का समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो सवाल बहुत सारे हैं और हालांकि आप देख रहे हैं कि जनता के बीच में पार्टियां जा रही हैं, अपनी मैनिफेस्टो को भी लेकर के जा रही हैं। पॉलिटिकल पार्टियां अपने नेताओं के जरिए भी तमाम बातों को रख रही हैं। अब ये तय प्रदेश की और देश की जनता को करना है कि उनकी बेहतरी के लिए सही वायदे उनसे कौन कर रहा है और कौन सही मायने में इनको पूरा कर सकता है, ये जनता तय करेगी। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।